राइट फ्रॉम द शैम्पूज दैट यू आर यूजिंग, जो शैम्पू आप यूज करते हो, जो आप पेस्ट यूज करते हो, राइट फ्रॉम फ्रेंच फ्राइज टू बर्गर, कुछ भी प्योर नहीं है। कैंसर, ये शब्द सुनकर रूह कांप जाती है। उनको भी होता है जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। क्यों हम भारतीयों में कैंसर बढ़ रहा है? ऐसे ही कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज बैठकी में हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरंग कृष्णा। हम लोग जब भी सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो हमारे दिमाग में जो 2-3 शब्द आते हैं वो होता है कि भाई वो सिगरेट पीता होगा, वो शराब पीता होगा या फिर तंबाकू खाता होगा। ये जो कहते हैं ना कि हम सिगरेट शराब तंबाकू नहीं खाते, हम कुछ नहीं खाते, हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बट फिर भी कैंसर हो गया, क्योंकि जो कुछ भी आप खा रहे हो वो प्योर नहीं। जो सब्जियां आप खाते हो उसमें डीडीटी और मेलाथियोन छिड़का जाता है, विच आर पेस्टिसाइड्स, उससे कैंसर होता है। प्लास्टिक की बोतलों में पानी खूब रखा जाता है, तो ये भी फिर नुकसानदेह है। अगर आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। प्यासे रह जाओ बट वो पानी मत पीना, वो पानी जहर बन चुका है। डोंट ड्रिंक दैट वाटर। हमारे देश में कैंसर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आपको क्या वजह दिखती है इसके पीछे? तो हैदराबाद बैंगलोर ओपीडी में जनरली जो दिखते हैं कैंसर, वो कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर बहुत दिखता है। जब आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं, गुवाहाटी साइड में मैं जब अपनी ओपीडी करता हूँ, तो वहां पर जनरली वो लोग खाते हैं, पोर्क खाते हैं, एंड वहां पर चार्ड मीट मिलता है। चार्ड मीट मतलब पकाया हुआ, जलाया हुआ। तो वो चार्ड मीट में जो कोल होता है, वो कोल से कैंसर होता है। कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो यंगेस्ट पेशेंट जो हमारे सेंटर्स में चल रहे हैं 10 दिन का है, और जो एल्डेस्ट पेशेंट है वो 92 ईयर्स का है। सो कैंसर डज नॉट चूज एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और कलर। क्या जब किसी को कैंसर हो जाता है शुरुआत में ही उसे लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं? किसी के दांतों के बीच में गाल आ रहा है, गाल कट रहा है, वो गाल में अगर कोई व्हाइट स्पॉट आ रहा है which is erythroplakia और leukoplekia, it is a little risky situation. डॉक्टर तरंग, मुझे जो ये पैकेट बंद खाने की चीजें मिलती हैं मार्केट में, इन पर भी बहुत डाउट होता है। जो भी आप पैकेट लेते हो, जिसमें भी आप प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हो, ये प्रिजर्वेटिव्स में केमिकल्स होते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को जिन पर उन्हें नजर रखनी चाहिए कि भाई अगर मुझे ये चीजें महसूस हो रही हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हो सकता है ये कैंसर का लक्षण हो? कई सारे लक्षण हैं। अगर हम शुरू से करें, मतलब ब्रेन ट्यूमर से शुरू करें, कैंसर, ये शब्द सुनकर रूह कांप जाती है। बीमारी ही ऐसी है, कोई नहीं चाहता उसे या फिर उसके आसपास कभी किसी को कैंसर हो, पर होता है। उनको भी होता है जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, तब हम कसूरवार ठहराते हैं किस्मत को। तो क्या वाकई सारा खेल किस्मत का है, या अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें कैंसर के बारे में पता नहीं है? जैसे जो खाना हम रोज खा रहे हैं, कहीं उसमें तो कुछ ऐसा नहीं जो कैंसर की वजह बन सकता है? हमारी इम्यूनिटी से कहाँ चूक हो जाती है जिससे कैंसर शरीर पर हावी हो जाता है? क्यों सिगरेट शराब नहीं पीने वालों को भी ये बीमारी हो जाती है? क्यों हम भारतीयों में कैंसर बढ़ रहा है? हमसे कहाँ गलती हो रही है? ऐसे ही कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज बैठकी में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरंग कृष्णा, मैनेजिंग डायरेक्टर कैंसर हीलर सेंटर। डॉक्टर तरंग, आपका ललन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तरंग, अगर हम दुनिया में सबसे डरावने शब्दों की अगर एक लिस्ट बनाते हैं तो कैंसर शब्द जो है वो टॉप 5 में आएगा ही आएगा। हर इंसान कैंसर से बचना चाहता है, पर डरावनी बात यह है कि कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या देखकर कैंसर अपना विक्टिम चुनता है, या हम कहें तो किसी को कैंसर क्यों हो जाता है? कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो यंगेस्ट पेशेंट जो हमारे सेंटर्स में चल रहे हैं वो 10 दिन का है, और जो एल्डेस्ट पेशेंट है वो 92 ईयर्स का है। 10 दिन से 92 साल कैंसर ने चुन के नहीं वो पिक किया कि 10 दिन के बच्चे को चुन लिया तो उसने कोई पाप किए होंगे कि उसको पकड़ लिया, या फिर 92 ईयर्स का जो एडवांस, मतलब अभी ग्लोरीफाइड लाइफ जी रही थी, अपनी अच्छी लेडी एंड नेपाल की रहने वाली है, एंड शी लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, 3 बच्चे हैं, आराम से उनकी शादी कराई, पोते देख लिए, पोतियाँ देख लिया, नाते देख लिए, सब कुछ देख लिया, और उसके बाद कैंसर डायग्नोज हुआ 92 ईयर्स में। कैंसर कैन हैपन टू एनीवन। जहां पर इम्यूनिटी लो है वहां कैंसर पकड़ लेता है। इसी से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है। देखिए, हम लोग जब भी सुनते हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो हमारे दिमाग में जो 2-3 शब्द आते हैं वो होता है कि भाई वो सिगरेट पीता होगा, वो शराब पीता होगा, या फिर तंबाकू खाता होगा। पर हम लोग ज़रूर ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, तंबाकू को हाथ नहीं लगाया,
हेल्दी खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, परिवार में किसी को भी कैंसर नहीं था, फिर भी उनको कैंसर हो गया। जैसे अभी आपने इन महिला का एग्जाम्पल दिया, मुझे इनके बच्चे का एग्जाम्पल दिया। तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि फिर क्यों कैंसर क्यों हुआ? अगर हमने ज़िंदगी में सब कुछ ठीक किया, सही खाया, एक्सरसाइज करी, मेरे परिवार में किसी को हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, हम शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, तो फिर मुझे कैंसर क्यों हो गया? क्योंकि सरवत आजकल शराब, सिगरेट और ये जो तंबाकू है, इससे ज़्यादा जो भी इस समय पॉल्यूटेंट्स हैं, राइट फ्रॉम जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पी रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी प्योर नहीं है। राइट फ्रॉम द शैम्पूज दैट यू आर यूजिंग, जो शैम्पू आप यूज़ करते हो उसमें जो आप पेस्ट यूज़ करते हो उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, उससे कैंसर होता है। जो टूथब्रश आप यूज़ करते हो उस नायलॉन ब्रिसल्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग होती है, उससे कैंसर होता है। जो सब्जियां आप खाते हो उसमें डीडीटी और मेलेथियोन छिड़का जाता है, विच आर पेस्टिसाइड्स, उससे कैंसर होता है। जो फल आप खा रहे हो, आम कार्बाइड से पके हुए हैं, सेब वैक्स की कोटिंग है और उसमें पकाए जाने के लिए केमिकल डल रहा है, सारे फ्रूट्स केमिकल्स, ये जो गेहूं आप ले रहे हो वो जीएमओ मॉडिफाइड, लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन है उसका। जो वीट है, वो वीट जो गेहूं है, गेहूं भी नेचुरल प्योर नहीं है, उसमें भी आप पेस्टिसाइड छिड़कते हो। जितने किसानों में आप चले जाओ, मैंने एक किसान के पास गया, पटना में हमारा सेंटर है, तो पटना में मैं अपने सेंटर में ओपीडी करने गया। सो हमारे एक पेशेंट हैं जो लहरिया सराय के थे, उन्होंने मुझे अपने यहाँ इन्वाइट किया और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब आपके पास 2 दिन फ्री है, आपकी फ़्लाइट एनीवेज कैंसिल हो गई है, तो आप एक बार हमारे प्लीज़ घर पे आइए और एक बार घर पे खाना खाने आइए। एंड शी इंसिस्टेड, और उनके हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि आप एक बार घर पे आइए। अच्छा, उनके किसान है और वो वहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं और वहाँ पर खेती होती है। तो अब जब मैं उनके घर गया, वो हमारे ठीक हो चुके हैं और रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आ चुकी हैं। जब मैं उनके घर गया तो घर पे जाके मैंने उनसे ऐसे ही पूछा और उन्होंने बड़े अच्छे से होस्ट किया, जो अपने तरीके से कर सकते हैं, खाना खिलाना, पूरा सब कुछ। मैंने उनको पूछा, आप ये सब जो खेती करते हो इसमें क्या छिड़कते हो? वो मेरे पास वो केमिकल लेकर आए, छोटी छोटी वाइट डिब्बी में केमिकल था, स्टील की उसमें, और उसमें अलग अलग केमिकल्स 4 डले हुए थे। तो डॉक्टर साहब अगर हम ये ना छिड़के ना तो ये सारी सब्जियां हमारी मर जाएंगी, सारे जितने ये सब जो हमने अनाज बोया है ये सारा अनाज में कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये हमें छिड़कना कीटनाशक थे, ये कीटनाशक थे। और ये कीटनाशक अगर हम नहीं डालें, कीटनाशक, और उसमें लिखा है, ट्रायंगल बना हुआ है और लिखा है कि हार्मफुल, पॉइजन। तो अब कीटनाशक है, जेन्युइनली है उन कीड़ों को मारने के लिए, उन्हें डालने की मजबूरी है, क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी फसल बचाना चाहेगा, अपना अनाज बचाना चाहेगा, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये जो कीटनाशक आप डाल रहे हो, ये जब कोई आदमी खाएगा, बूंद बूंद से सागर बनता हुआ, वो कहीं ना कहीं कैंसर का एक आप बीज बो रहे हो शरीर में। और फिर ये जो कह देना कि हम सिगरेट, शराब, तंबाकू नहीं खाते, हम कुछ नहीं खाते, हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बट फिर भी कैंसर हो गया, क्योंकि जो कुछ भी आप खा रहे हो वो प्योर नहीं है। जो सब्जियां आप खा रहे हो वो प्योर नहीं है, जो अनाज आप खा रहे हो वो प्योर नहीं है, जो आटा आप रोटी बनाकर खा रहे हो वो प्योर नहीं है, जो ब्रश आप कर रहे हो वो प्योर नहीं है। बैम्बू ब्रशेस कहाँ यूज़ होते हैं? दातुन कहाँ यूज़ होता है? नायलॉन ब्रिसल्स, उस पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की अगर आप कोटिंग ना करें, आप उससे ब्रिसल नहीं कर सकते, आप उससे ब्रश नहीं कर सकते। अगर टूथपेस्ट में आप जितने जेल पेस्ट आ रहे हैं फॉर गुड टेस्ट, उन सब पे सोडियम लॉरेल सल्फेट है। दिस सोडियम लॉरेल सल्फेट इज अ नोन कार्सिनोजन, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो अगर आप इससे ब्रश करते हैं सुबह, तो सुबह सुबह से ही आपने कैंसर का कीटाणु अपने अंदर ले लिया, कैंसर कॉजिंग एजेंट अपने अंदर ले लिया। फिर उसके बाद आप नाश्ता करने बैठे तो आपने जो रोटी सब्जी खाई, एक आम आदमी नॉर्मल घर पे रोटी सब्जी खाकर अपने ऑफिस जाता है, अपने दफ्तर जाता है, राइट? अब उसने रोटी सब्जी खाई तो सब्जी जो ली उसमें पेस्टिसाइड छिड़के हुए हैं। आपने धो तो लिया पानी से, बट क्या आपने बेकिंग सोडा से धोया? आंसर इज नो, नहीं धोया। 7 मिनट तक आपने क्या बेकिंग सोडा में भिगो कर रखा? नहीं। तो आपने उसका पेस्टिसाइड तो हटाया नहीं, आपने धोया, जो एक गृहिणी करती है एज अ फैमिली, उन्होंने धोकर पकाकर खा लिया। जो सब्जी थी उसमें भी पेस्टिसाइड था। जो रोटी आपने ली, वीट, गेहूं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, प्लस उस पर पेस्टिसाइड, कीटनाशक छिड़काव हो रखा है, वो प्योर नहीं है। कैसे बचोगे आप? तो डॉक्टर साहब, ये सुन के तो मेरे दिमाग में सरवत, इसके खाने के बाद अगर आपने फल भी खाया, तो जो आम आपने काट कर खाया वो भी तो कार्बाइड से पकाया हुआ था। तो ये तो बात वही होगी, कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। भाई, हम अगर बाजार गए, हम सब्जियां खरीद के लाए, फल खरीद के लाए, अब आप ये कह रहे हैं कि इन सबको उगाने में केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, कीटनाशक डाले गए हैं इन पे, तो
अब हम खाना तो नहीं बंद कर सकते, Yes. घर में ये चीजें लेके आए हैं, क्या कर सकते हैं फिर ऐसा जिससे कम से कम कैंसर का रिस्क कम कर ले जब हम इन सब्जियों को या फलों को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हाँ, तो ये सारी सब्जियों को आप बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर एटलीस्ट 15 मिनट तक या आधे घंटे तक भिगो कर रखें। फिर उसके बाद जब वो भीग जाए तब उसके बाद आप पकाने के लिए जाएं। और पकाने के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो टेफ्लॉन कोटिंग वाले जो कहते हैं ना नॉन स्टिक, वो टेफ्लॉन कोटिंग 240 डिग्री के ऊपर जहर बन जाता है, उसको नहीं यूज करना। प्लास्टिक के बर्तन वो नहीं यूज करना, उसमें BPA होता है जो अगेन एक केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, उसको नहीं यूज करना। आप नॉर्मल जैसे पुराने जमाने में आपके दादा दादी खाते थे ना खाना, पीतल के बर्तनों में, पीतल के उसमें पका रहे हैं। कास्ट आयरन का जो लोहे की कढ़ाइयाँ होती थी वो यूज होते थे। पुराने ज़माने में कभी ऐसा डायग्नोज होता था कैंसर? नहीं होता था। वो इसलिए क्योंकि जो बर्तन यूज होते थे वो सारे प्योर होते थे। आप जब खा रहे हैं तो कोई मेलामाइन की प्लेटें नहीं यूज हो रही। जितना हम फास्ट की लाइफ में जा रहे हैं उतना हम कैंसर को अपनी तरफ इन्वाइट कर रहे हैं। राइट फ्रॉम फ्रेंच फ्राइज टू बर्गर कुछ भी प्योर नहीं है। जो आप तेल में पकाया हुआ फ्रेंच फ्राइज दे रहे हो वो तेल में कितनी बार चर्न हुआ है आपको नहीं पता। सो एनीवेज वो आपने एक तरीके से जहर का आलू चिप दे रहे हो। एंड देन उसके बाद जो आप बर्गर दे रहे हो बच्चे को, वो बर्गर में वाइट फ्लावर, मैदा का बन और उसके बीच में पकाई हुई टिक्की, अगेन जो केमिकल यूज हो रहा है दैट इज अगेन रिस्की। सो राइट फ्रॉम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें कैंसर को खत्म करना है ना, हमें गवर्नमेंट से ये इंटरफेरेंस चाहिए, गवर्नमेंट का ये अवेयरनेस चाहिए कि राइट फ्रॉम रूट कॉज, जहां से किसान अपनी अनाज बो रहा है वहां से कीटनाशक को खत्म करते हुए फिर आगे तक जो चेन है वो प्योर रहे। जब ये चेन प्योर हो गई, जहां पर कोई कीटनाशक यूज नहीं हो रहा, कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा, किसी तरीके के पेस्ट में ये सारे केमिकल्स यूज नहीं हो रहे, सोडियम लॉरेल सल्फेट यूज नहीं हो रहा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रहा, कास्ट आयरन यूज हो रहा है, ये जो नॉन स्टिक कुकवेयर है, नॉन स्टिक कुकवेयर का आप प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही जा रहा है कि कोई कैंसर का एजेंट तो नहीं है, कोई कार्सिनोजन तो नहीं है। जब गवर्नमेंट हमारी मुस्तैद हो जाएगी ना, कैंसर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने बर्तनों का जिक्र किया। हमारे घर में प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की बोतलों का बहुत इस्तेमाल होता है। एक तो अव्वल हम जब कहीं से खाना ऑर्डर करते हैं, है ना, किसी रेस्टोरेंट से, तो प्लास्टिक के डब्बों में पैक होके खाना आता है। और बहुत सारी चीज़ें वैसे भी मार्केट में प्लास्टिक के डब्बों में मिलती है जिनको आप लाके घर पे खाते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में पानी खूब रखा जाता है ना, तो ये भी फिर नुकसानदेह है अगर आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। फैक्ट यही है। लोग जो पूछते हैं ना आजकल कैंसर इतना क्यों फैल रहा है, अब उन्हें मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी, बट यही रीजन है कैंसर इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है। राइट फ्रॉम जो भी आप खा रहे हो, जो पी रहे हो, वो प्योरिटी नहीं है। अब जो पानी यूज हो रहा है, एक पानी की मैन्युफैक्चरिंग सपोज बद्दी में हिमाचल में हो रही है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतलों में हरे रंग का स्टिकर लगाकर या नीले रंग का स्टिकर लगाकर पैक हुआ, 12 की क्रेट बनी, वो क्रेट की पानी की बोतल की क्रेट आपने ट्रॉली पे उस पे बस पे चढ़ा दी। वो जो ट्रॉली में गई है, जो टेम्पो ट्रैवलर में गया है, वो ओपनड है। धूप में वो जब सुबह से निकली, सुबह से लेकर शाम तक वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंची। धूप में वो पानी जो प्लास्टिक में ऑलरेडी था, जो प्लास्टिक था उसमें एक केमिकल होता है BPA। ये जो BPA केमिकल है, ये जब इट्स अ कार्सिनोजन, तो इस केमिकल के अंदर ये ऑलरेडी ये बॉटल बनी है, BPA फ्री तो प्लास्टिक नहीं है ये। अब ये पानी की बॉटल धूप में रिएक्ट होगी तो उस पानी में वो BPA एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसका मतलब वो पानी भी कैंसर कॉजिंग एजेंट बन गया। व्हेन यू आर डूइंग इट, एक बॉटल पानी पीने से कैंसर डायग्नोज नहीं होगा, बट बूंद बूंद से सागर बनता जाएगा। एंड पॉइंट तब ट्रिगर हो जाएगा जब यू आर इनटू दैट एनवायरनमेंट जहां पर कैंसर हावी हो गया, आपकी इम्यूनिटी लो हो गई। अब तक पहले शुरू में आपकी इम्यून सिस्टम, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो फाइट करती रहेगी, कैंसर बाहर नहीं आने देगी। बट जब आपकी इम्यूनिटी लो हो गई और ये एजेंट्स बढ़ गए, दैट्स वेयर कैंसर सामने आ जाता है। अब जैसे आप प्लास्टिक की बोतलों का जिक्र कर रहे हैं, एक और बहुत हम लोग की पुरानी आदत है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के ले गए सुबह घर से, गाड़ी में रख दी उसको। अब अपने काम से कहीं ऑफिस गए हैं, बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी, वापस गाड़ी में आए और फिर वही प्लास्टिक की बोतल जो गाड़ी में रखी हुई थी उससे पानी पी लिया।
अब ये प्लास्टिक की बोतल आपकी गाड़ी में घंटों रही है, और अभी तो जैसे गर्मी का मौसम भी है, तो गर्मी में सूरज की रोशनी पड़ी होगी उस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर, और आप वही उसी बोतल का पानी पी रहे हैं, तो ये भी तो बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल नुकसानदेह है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। प्यासे रह जाओ बट वो पानी मत पीना। प्यासे रह जाओ, 1 घंटे और प्यास झेल लो, वो पानी मत पीना। वो पानी जहर बन चुका है। डोंट ड्रिंक दैट वाटर। वो पानी अगर आप पी रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को इनविटेशन दे रहे हो वो न्यूज़ सुनने के लिए कि अरे कैंसर डायग्नोज हो गया। आपको लगेगा ज़रूर अरे बहुत प्यास थी, पी लिया डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आप वो ट्रिगर्स एक्टिव कर रहे हो जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है एंड वो कार्सिनोजन आपके शरीर के अंदर जा रहा है। और जहाँ पर देश की सेनाएं मजबूत नहीं होती, मतलब आपके इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं हुआ, वो फाइट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हुआ, जहाँ इम्यूनिटी डाउन हुई, कार्सिनोजन एक्टिव हुआ एंड कैंसर डायग्नोज हो गया और दुश्मन घर में घुस गया। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई हमारे देश की सच्चाई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा है। मैं आपको ये बताती हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में हर 1 लाख में से 100 लोगों को कैंसर होता है, और 2023 में भारत में 14 लाख से ज़्यादा कैंसर के मामले रिपोर्ट हुए हैं। हमारे देश में कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? आपको क्या वजह दिखती है इसके पीछे? वो इतनी तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। अवेयरनेस इज़ अ रीज़न फॉर क्योर। अगर आप अवेयर हो तो आप कैंसर से बच सकते हो। पहले कहते थे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आई से अवेयरनेस इज़ बेटर देन क्योर। जितना आप जागरूक होगे उतना आप बचे रहोगे। अगर आप जागरूकता में आंख बंद कर लोगे कोई फायदा नहीं है। पैकेट जो सिगरेट के पैकेट्स आते हैं उसमें वो डरावनी फोटोज हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों? डर नहीं, उनमें डर नहीं है। उन्हें लगता है इससे क्या होगा, ये तो उसको हुआ है, मुझे थोड़ी ना होगा। इसीलिए यहीं पर ही, जब ये तो सिगरेट के पैकेट्स हैं, अब प्लास्टिक के कंटेनर्स में तो लिखा हुआ नहीं आता कि ये इसमें BPA है और इससे कैंसर हो सकता है। जो चीज़ दिखती नहीं है लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। अब ये कैंसर का रीज़न इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज जो भी कुछ भी चल रहा है कुछ भी प्योर नहीं है। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। हम एक कांस्टेंट इरिटेबल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सिगरेट का ऑल्टरनेटिव वेप निकाल लिया है। वेप से कैसे कैंसर होता है? स्टडी आने का वेट तो करो। क्या आपको पता है कि वेप से कैंसर नहीं होता? सेकेंड हैंड स्मोक, उससे भी कैंसर होता है। आए दिन मैं अपनी जब OPD करता हूँ, हमारे सेंटर्स हैं लखनऊ में, वाराणसी में, तो जब मैं वहाँ अपनी OPD करने जाता हूँ तो जनरली जो ट्रेंड देखा गया है ना, तो इफ आई सी 200 पेशेंट्स इन अ डे, 100-200 पेशेंट जो भी आते हैं ना, वो जनरली एक दिन में उसमें से 90% सरवत 50 साल के ऊपर होते हैं, 55 ईयर्स के ऊपर होते हैं। और कई लोगों ने अगर देखा होगा तो कई सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कैंसर हो रहा है। उसका रीज़न पता क्या है? देश में तेज़ी से कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है। राइट फ्रॉम, अब पहले ज़माने में सिगरेट वो सो नॉर्मल, लोग फ्लाइट्स में जाते हुए सिगरेट पीते थे। मैं एक लेडी के साथ ट्रैवल कर रहा था, शी वॉज अ फिल्म स्टार, और उन्होंने बताया कि शी वॉज 70-75 ईयर्स, और उन्होंने बताया कि उन फ्लाइट में सिगरेट चलती थी और रूटीन में नॉर्मल था। अब जब डायग्नोज हुआ और कंफर्म हुआ कि सिगरेट कॉजेज कैंसर, जब ये स्टडी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज यही रीज़न है कि लखनऊ वाराणसी की जितने मैं OPDs करता हूँ वहाँ पर ये आता है कि 50 साल के ऊपर लेडीज़ और जेंट्स को कैंसर हो रहा है। क्योंकि पहले हस्बैंड स्मोक करता था, वाइफ बगल में बैठी रहते थे, एंड रूटीन में अपने घर में खाना पीना चल रहा है एंड स्मोकिंग चल रही है, एंड दे यूज्ड टू बी देयर। अगर आज कोई भी आप अंग्रेजों के ज़माने की कोई मूवी उठाओ, एवरीबडी वाज स्मोकिंग एंड एवरीबडी वाज सिटिंग टुगेदर। सेकेंड हैंड स्मोक वाज सो नॉर्मल। आज ये होता है कि अगर किसी को स्मोक करना है तो स्मोकिंग का एक अलग जोन बनाए, अब वहाँ जाइए और वहाँ स्मोक करिए, बट पहले सब कुछ नॉर्मल था। ये कंफर्म हो गया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, बट वेप से इसकी स्टडी नहीं आई, प्लास्टिक यूज़ करने से इसकी स्टडी नहीं आई, अभी चल रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि BPA से कैंसर होता है। एस्पार्टेम जो कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स में चल रही है, एस्पार्टेम जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, उसमें एस्पार्टेम यूज़ कर रहे हैं। एस्पार्टेम फर्स्ट हैंड कार्सिनोजन है, मतलब फर्स्ट हैंड कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये रिस्क है, बढ़ रहा है ना। लोग जब तक ये स्टडी आएगी तब तक इतना कंज्यूम कर चुके होंगे, फिर बाद में जब डायग्नोसिस होगा देन इट वुड बी टू लेट। सो इसलिए कहते हैं ना कि अभी जागना है तो वी हैव टू गेट अवेक राइट नाउ। हमें अभी जागने की ज़रूरत है, हमें अभी जागरूक होने की ज़रूरत है। जो भी हम खा पी रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वी हैव टू एंश्योर कि क्या ये हमें डैमेज कर रहा है या क्या ये हमें बेहतर कर रहा है। अगर आप एज मैन एंड वुमेन जितने लोग जिम जाते हैं वो फिजिकल बॉडी का ध्यान रख रहे हैं,
बट मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, उसका भी तो ध्यान रखना है। मैं हमेशा इसमें बोलता हूँ कि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरत है: हार्ट सेट, हेल्थ सेट, माइंड सेट एंड सोल सेट। आपने हेल्थ सेट के लिए जिम कर लिया, माइंड सेट के लिए क्या किया, हार्ट सेट इमोशनल एंगल के लिए क्या किया, सोल सेट स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या किया। जब ये चारों कंबाइंड होता है ना, तब आप कैंसर से बच जाते हो, और ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं हमारे देश में आपको क्या लगता है सबसे आम तरह के कैंसर्स कौन से हैं? सर, सो हमारे 20 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। सो जब मैं लखनऊ या वाराणसी ओपीडी करने जाता हूँ, या दिल्ली में जब ओपीडी करता हूँ, तो जनरली माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है। जब मैं हैदराबाद या बैंगलोर ओपीडी करने जाता हूँ, तो हैदराबाद बैंगलोर ओपीडी में जनरली जो दिखते हैं कैंसर्स, वो कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर बहुत दिखता है। सो अलग अलग जगह के अलग अलग कैंसर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में जनरली गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बहुत यूज़ होता है, तो माउथ कैंसर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। CA एल्वुलस, CA माउथ, जबड़े का कैंसर, गाल का कैंसर, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऑफ लेट महाराष्ट्र साइड में, जो मुंबई में है, मुझे ब्रेन ट्यूमर्स एंड ब्लड कैंसर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सो वी हैव सर्टेन डेटा विच वी हैव, रीजन स्पेसिफिक हमारे अलग अलग डेटाज हैं, और वो बड़े स्पेसिफिक बताते हैं कि किस वजह से कहाँ पर कौन से कैंसर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब जब आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हैं, गुवाहाटी साइड में मैं जब अपनी ओपीडी करता हूँ, तो वहाँ पर जब आप पोर्क या बीफ, जब जो जनरली वो लोग खाते हैं, पोर्क खाते हैं, तो पोर्क को वो पकाते हैं, एंड वहाँ पर चार्ड मीट मिलता है। चार्ड मीट मतलब पकाया हुआ, जलाया हुआ, भुना हुआ। तो वो चार्ड मीट में जो कोल होता है, वो कोल से कैंसर होता है, एंड दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बट वो बंद नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मीट। वो मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट वो जो भी पोर्क खाएंगे उसको जला कर खाएंगे। चारकोल मीट खाते हैं, चार्ड मीट खाते हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एंड दैट इज़ हार्मफुल। ये कैंसर कॉज करता है। मैंने ये सुना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जला हुआ खाना, जला हुआ मतलब अगर आप ब्रेड भी टोस्ट कर रहे हैं और उसको बहुत हद तक जला देते हो, लगातार ऐसा ही खाते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। यस, तो इसलिए जो चीज़ परफेक्टली राइपेंड होती है या जो चीज़ परफेक्टली ब्राउन होती है, उसी को ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बर्न्ड मीट या बर्न्ड चारकोल से पकाया हुआ, जैसे कई लोग होते हैं कि जो लोग मीट के शौकीन होते हैं, वो लोग जनरली भुना हुआ या खूब ज़्यादा ब्लैक किया हुआ वगैरह बहुत करते हैं, बारबेक्यू किया हुआ, तो वो दैट इज समथिंग विच इज़ डेंजरस। वो कहीं ना कहीं आप वो कैंसर कॉजिंग एजेंट को अंदर ले रहे हो शरीर में, वेयर अगेन इनमें कई केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स नुकसान करते हैं जो हमारे DNA लेवल पे हैम्पर करते हैं। सो डॉक्टर तरंग, हम लोग ने हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों में ये देखा है कि जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, डायग्नोज होने से भी पहले जो पहला लक्षण दिखाते हैं कि फलाने इंसान को कैंसर हो गया, तो क्या वो सीन क्या होता है, उसमें इंसान को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, और फिर पता चलता है कि ये जो इंसान है इसे कैंसर हो गया है। एक आम इंसान जिसे कैंसर के लक्षणों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसने ये सब देखा और इसको सच मान लिया है कि भाई अगर खून की उल्टी हो रही है, खून आ रहा है, तो मतलब आपको कैंसर हो गया है। बट आई एम श्योर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। शुरुआती लक्षण कैंसर का खून की उल्टी तो नहीं हो सकता। तो क्या जब किसी को कैंसर हो जाता है, शुरुआत में ही उसे लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं? नहीं, शुरुआती लक्षण नहीं दिखते। जब भी कोई सिम्टम दिखता है, जनरली हर कोई इग्नोर करता है। अब बहुत ही पिटी सिचुएशन है कि हर कोई अपने रूटीन में टेस्ट नहीं कराता, ठीक है। अब कभी भी कोई चीज़ परेशान करती है तो वो लोग समझते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, इसको इग्नोर कर दो, बाद में देखेंगे। और जनरली ये ट्रेंड चला आ रहा है हर किसी में, राइट फ्रॉम यंग एज टू ओल्ड एज। जो यंग पीढ़ी है और जो ओल्ड पीढ़ी है, उनके में एक इग्नोरेंस चला रहा है हेल्थ को लेके, खुद की हेल्थ को लेके और खुद की अवेयरनेस को लेकर। कई लोग होते हैं, कई फीमेल्स हैं, कई महिलाएं आती हैं जिनकी छाती में गांठ होती है, बट वो नहीं बताते। क्यों? क्योंकि शर्म के मारे बच्चे को कैसे, बेटे को कैसे जाके बताएं कि मेरी छाती में गांठ है। अरे वो कैसे मैं उसको बताऊं, बिकॉज वो शर्म हया के चक्कर में वो डिस्कस नहीं कर पाते। और वो डिस्कस भी नहीं कर पाते कि मुझे किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर अगर कोई गांठ होगी तो एक बार जाकर जांच करा लो। उन्हें लगता है दूध की गांठ है, पानी की गांठ है, डिजॉल्व हो जाएगी। गर्म पानी की बोतल लेते हैं, उसको सेकना शुरू कर देते हैं, हॉट वाटर बॉटल जिसे बोलते हैं, और उसको सेकना शुरू कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सेकाई कर देंगे, हो सकता है कोई चोट लग गई हो, गांठ आ गई है, डिसॉल्व हो जाएगी। वो नुकसान करता है। और वो गांठ धीरे धीरे करके जब डायग्नोज होती है, तब दिखता है अरे ये तो ब्रेस्ट की शेप बिगड़ रही है, बाकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पस निकल रहा है निपल से। तो वो कहीं ना कहीं देर हो चुकी होती है। इसलिए शुरू में ही जब किसी को प्रॉब्लम हो या दिखे कोई भी सिम्टम, इमीडिएट
डायग्नोज होने के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाओ एंड टेस्ट करा लो। किसी के दांतों के बीच में गाल आ रहा है, गाल कट रहा है, और वो बार बार अगर गाल कट रहा है तो कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। वो गाल में अगर कोई व्हाइट स्पॉट आ रहा है विच इज इरेथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया, इट इज अ लिटिल रिस्की सिचुएशन। जरूरत है किसी डॉक्टर को जाओ और दिखा दो। वो डॉक्टर अगर आपके साथ लापरवाही नहीं करेगा, गो एंड शो इट टू हिम एटलीस्ट समय से पहले। अर्ली डायग्नोसिस मतलब अर्ली क्योर। मूवीज में तो आपको ये भी दिखाया गया है कि कैंसर का मरीज बचता नहीं है, तो ये भी तो फीड किया जा रहा है ना कि कैंसर का मरीज नहीं बचता। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि कैंसर का मरीज नहीं बचता, कैंसर के मरीज बचता भी है। और ऐसा नहीं है कि केवल खून की उल्टियां होने से ही कैंसर डायग्नोज होता है, वो वर्स सिचुएशन होती है। बट कोई भी चीज अगर कॉन्स्टेंटली, जैसे अगर किसी को 6 महीने से खांसी है नहीं जा रही, किसी को डायरिया है, फिर कॉन्स्टिपेशन है, फिर डायरिया हो जा रहा है, और ये लगातार उसको पेट कहता है कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता। ये जो कहना है ना कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, कब से नहीं रहता, साल भर हो गया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, नहीं मैं दवाई ले लेता हूं फिर ठीक हो जाता है। ये शुरुआत है। वर्स्ट होने का वेट कर रहे हो आप, बुरा हो जाने का वेट कर रहे हो फिर आप। अरे वो मेरा बार बार दांतों के बीच में गाल कटता है और ये देखो थोड़ा सा ना सफेद सा दाग हो रखा है, बट जब मैं ये मल्टीविटामिन ले लेता हूं तो ये चला जाता है। डॉक्टर को क्यों नहीं जांच कराई? ये सारी चीजें इग्नोर होती हैं। इग्नोरेंस फिर कैंसर का रूप ले लेता है, और फिर कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब था, हमने लापरवाही कर दी। जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं अच्छा ये अभी डायग्नोज हुआ? नहीं, इनको शिकायत तो रहती थी लेकिन इन्होंने बताया नहीं, और जब बताया तो हमें लगा कि ठीक हो जाएगा। हमें लगा मतलब क्या, एक बार आप डॉक्टर को दिखा लेते। गाड़ी जब खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो, कोई केस में अगर लड़ लेते हो तो वकील के पास जाते हो। तो अगर आपके शरीर में कोई डिफेक्ट आया तो एक बार डॉक्टर के पास दिखा लो भाई। गूगल कर क्यों रहे हो? गूगल इज नॉट ए डॉक्टर ना, गो टू अ डॉक्टर एंड शो। यहां लोग लापरवाही करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बतौर डॉक्टर क्या आप कुछ ऐसे लक्षण बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को जिन पर उन्हें नजर रखनी चाहिए कि भाई अगर मुझे ये चीजें महसूस हो रही हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हो सकता है ये कैंसर का लक्षण हो? कई सारे लक्षण हैं। अगर हम शुरू से करें, मतलब ब्रेन ट्यूमर से शुरू करें, तो अगर किसी को लगातार चक्कर आ रहे हैं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ वर्टाइगो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ माइग्रेन ऑल्सो। हो सकता है कि सर दर्द रह रहा हो या फिर चक्कर आ रहे हो, बट वो कॉन्स्टेंट रह रहा है। अदर देन माइग्रेन, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्रेन ट्यूमर के लिए एक MRI करा लेना चाहिए। किसी को बार बार मुंह में छाले आ रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, मल्टीविटामिन खाता है, B कॉम्प्लेक्स खाता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाते हैं। एक ऑन अ सेफर साइड गेट अ टेस्ट डन। अगर किसी के बार बार दांतों में दांत हिल रहे हैं और उसको दांत कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है और वो लूज टूथ है और वो दांत छोड़ा हुआ है लेकिन निकल भी नहीं रहा और दाढ़ आ रही है लेकिन वो वहीं पर ही छोड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। हर किसी को अगर ये वर्ड याद हो गया ना, मतलब वो कैंसर से बच सकता है। कोई गांठ है जो ब्रेस्ट में है, जब महिलाएं नहाती हैं तो नहाते समय अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अगर कोई भी छोटी सी गांठ है जो उनको फील हो रही है, टेस्ट कराएं फौरन, इमीडिएट दिखाएं। अगर लगातार पेट खराब रह रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कब्जियत रह रही है या फिर डायरिया हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, फिर उसके बाद दोबारा 1 हफ्ते बाद हो जा रहा है, हो सकता है कैंसर। प्लस साथ में आप ये नान रोटी पराठे भी खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिस्क है कि आप ज़्यादा मैदे का खाना खा रहे हो। इसको ये मत सोचना कि कोई और छोटी बीमारी हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर, भगवान करे छोटी बीमारी हो, लेकिन टेस्ट कराने में कुछ नहीं जाता, टेस्ट करा लो। कभी लगातार पैरों में चलते चलते आपको लग रहा है कि पैर मतलब आप लग रहा है कि आप गिर जाओगे चलते हुए, सो दैट कैन बी अगेन, इट इज़ बेटर टू गेट इट टेस्टेड। कोई पेन है जो बैक में, लोअर बैक में या अपर बैक में रह रहा है और सस्टेन कर रहा है, इट इज़ बेटर एक MRI करा लो एल स्पाइन। छोड़ो मत, अरे मैं कॉन्स्टेंटली बैठा रहता हूं ना इसलिए मुझे पीठ दर्द होती है। अरे वो कितने टाइम से होती है? साल भर हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा टेस्ट क्यों नहीं कराया? नहीं, जब टेस्ट कराया तो ये आ गया। और फिर क्या निकला? अरे ये तो ऑस्टियोसार्कोमा है, हड्डियों में कैंसर फैल गया। कैसे हुआ पता नहीं, सिम्टम दे रहा था लेकिन मैं 1 साल तक टालता रहा। मुझे लगा कि अरे स्लिप डिस्क हो गई है। ये पहले पकड़ लेते आप, यहां पहले नहीं पकड़ा जाता। डॉक्टर साहब, हम लक्षणों की बात कर रहे हैं, पर बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें तब तक लक्षण नहीं दिखते जब तक केस बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाता। जैसे मैं पर्सनली 1-2 केसेस ऐसे जानती हूँ जहाँ पे इंसान को कैंसर डायग्नोज हुआ, वो भी लास्ट स्टेज। तो मैं हैरत में थी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप डॉक्टर, बतौर डॉक्टर मुझे ये चीज़ थोड़ा समझा दें कि कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, इंसान एकदम ठीक है, सडनली कैंसर डायग्नोज होता है और पता चलता है बिल्कुल लास्ट स्टेज, ऐसा क्यों होता है?
लक्षण होता है, पकड़ में नहीं आता, इग्नोर हो जाता है। कैंसर हमेशा छोटा छोटा सिम्टम देता है। कई लोगों में, जैसे अगर कहते हैं कि सुइयों जैसा पेन होता है। एक लेडी आई मेरे पास, आई वॉज डूइंग एन ओपीडी, मैं यहाँ पर लखनऊ में ओपीडी कर रहा था, तो एक लेडी आई मेरे से मिलने के लिए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे, उसको डायग्नोज हुआ, मैंने चेक किया, उसको स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। दूसरी स्टेज में था और ब्रेस्ट कैंसर था, कहीं और फैला नहीं था भगवान की दया से, और लिवर, लंग्स, बोन्स, ब्रेन में कहीं नहीं था, क्लियर थी पूरी रिपोर्ट। मैंने पूछा अच्छा आपको कोई सिम्टम नहीं हुआ? बोलते नहीं। फिर कोई प्रॉब्लम? तो नहीं, कोई सिम्टम नहीं। फिर मैंने और प्रूव किया, अच्छा पीरियड्स नॉर्मल थे? हाँ पीरियड्स डॉक्टर साहब अननेचुरल थे और 2 दिन आते थे फिर रुक जाते थे। अच्छा फिर क्या होता था? फिर उसमें डॉक्टर साहब पीरियड के टाइम पे मुझे ब्रेस्ट बहुत दर्द करती थी और ऐसा दर्द करता था कि जैसा मेरा मन करता था मैं चाकू से काट दूँ। अच्छा तो उसके लिए आपने क्या किया? बोलते मैं पेन किलर ले लेके चुप हो जाती थी। तो मुझे लगा किसी ने बोला क्या ये तो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इसका कोई रीज़न नहीं। बोलते कभी ऐसा, फिर आप क्या करते थे? बोलते फिर मैं ऐसा करती थी, मैं दरवाज़ों के बीच में अपने जाकर एंड आई यूज्ड टू प्रेस इट टुवर्ड्स द वॉल ताकि एटलीस्ट मुझे आराम मिले, और मैं गर्म वो रखती थी सिकाई की बोतल, और सिकाई की बोतल ऐसे लेके हमेशा चलती रहती थी। मैं कहा आपको इसका इग्नोर किया, एक टेस्ट करा लेते। हार्मोन का कोई टेस्ट कराया? नहीं। कोई एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोई हार्मोन का कोई टेस्ट हुआ? नहीं। फिर जब डायग्नोज हुआ, फिर ये कैसे पता चला? जब नहा रही थी तो छाती में गांठ पता चली, तब उन्होंने देखा कि अरे ये है, तब ये जब आया तो स्टेज 2 था। अब दूसरा पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर, लेडी आई मेरे पास मुंबई की ओपीडी में। तो मुंबई में वो आई, टाटा मेमोरियल में उनका इलाज करा रहे थे, पटना के थे और मुंबई में टाटा मेमोरियल में इलाज कराने आए थे। उन्हें पता चला मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, तो मेरे पास मिलने आ गए कि डॉक्टर साहब हमने आपका नाम सुना है, हमें आपसे मिलने आना है। सेम दूसरा केस, ब्रेस्ट कैंसर, जब डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर, लिवर मेटास्टासिस, लंग्स मेटास्टासिस। लिवर मेटास्टासिस, लंग्स मेटास्टासिस। मेटास्टासिस मतलब वहाँ पर फैला हुआ। अच्छा। ब्रेस्ट से शुरुआत हुई, लिवर में आ गया और लंग्स में आ गया, फेफड़ों में और लिवर में। मैंने पूछा उनसे, वो माता जी आई हुई थी साथ में, मैंने पूछा माता जी कैसे शुरुआत हुई? उन्होंने कहा बेटा ब्रेस्ट में था, मुझे गांठ फील होती थी, मैंने अपने बेटे को बताया नहीं और मुझे लगा कि ठीक हो जाएगी, दूध की गांठ थी, और मुझे लगा कि ऐसे ही जब मैं फीड करती थी, जब ये पैदा हुआ था लड़का, तब से थी मुझे, मैं उसको फीड कराती थी, मुझे लगता था दूध की गांठ होगी। मैं कहा लेकिन अब ये लड़का तो 17 साल का हो गया। बोलते हाँ, फिर जब मुझे लगा कि इसको इग्नोर किया, और फिर उसके बाद वो पटना की थी तो उतना छुपा रही थी चीज़ें। अच्छा फिर 17 साल तक कुछ नहीं परेशानी हुई? नहीं, मुझे दर्द होता था लेकिन मैं मतलब मुझे बताती नहीं थी, मुझे लगता था ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक्सर्शन करती थी तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा। तो करते 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 जब डायग्नोज हुआ स्टेज 4, इग्नोर। अगर वो पहले पकड़ लेती, उनकी इम्यूनिटी थी कि वो इतने टाइम तक 17 साल तक गांठ को सस्टेन कर लिया, हैट्स ऑफ टू हर, इम्यूनिटी फाइट बैक कर गई। बट अगर उस समय पकड़ा जाते शायद लिवर और लंग्स नहीं आता, बताया नहीं जाता, इग्नोर हो जाता है। दूसरा छुपाने का कारण जो सामने नहीं आता, डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट को दर्द कम होगा, क्यों? क्योंकि डायबिटीज है, ग्लूकोज लेयर ज्यादा है। हमेशा कोई भी सिम्टम जो आएगा वो हमेशा डेफर्ड और लेट होगा, क्यों? क्योंकि डायबिटीज है। तो मैंने ये तो सुना है कि भाई जब किसी को डायबिटीज होता है, बहुत बार जब उन्हें हार्ट अटैक पड़ता है उनको सीने में दर्द नहीं उठता, तो इस वजह से शायद उनको आप कह रहे हैं कि कैंसर के लक्षण भी खुलकर पता नहीं चलते हैं। ओके, तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। क्या आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसे टेस्ट बता सकते हैं जो हम 1-2 साल में करवा लें, जिनसे कम से कम हमें ये पता चल जाए कि हमारे शरीर में कहीं कैंसर किसी कोने में पनप तो नहीं रहा है? सर्वत 1-2 साल नहीं, हाँ। टेस्ट कराना है तो हर किसी को हर साल में एक बार टेस्ट कराना ही कराना है। कुल टेस्ट मिलाकर 2000 के भी टेस्ट नहीं पड़ेंगे, बट किसी रेस्टोरेंट में एक दिन खाना कम खा लेना, लेकिन ये टेस्ट ज़रूर करा लेना। नोट कर लो कागज़ पेंसिल लेकर। हर लेडी को हर महिला को जो 25 साल से बड़ी है उसको CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल एंड CA 15.3 ये ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर है, ये टेस्ट कराना ही कराना है। और CA 72.4 जो स्टमक कैंसर का मार्कर है, ये टेस्ट कराना है। हर 40 साल से ऊपर पुरुष को CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल और CA 72.4 जो स्टमक कैंसर का मार्कर है,
CA19.9 जो पैंक्रियाटिक कैंसर का मार्कर है, और CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये टेस्ट कराने ही कराने हैं, प्लस PSA। अब लोग कहते हैं कि PSA तो 60 साल के ऊपर कराना चाहिए, 40 साल से ऊपर, 40 साल के ऊपर अगर आप करा लोगे, साल में एक टेस्ट कराना है, गेट इट डन। लाइकवाइज PSA पुरुषों में होता है, महिलाओं में CA125, CA15.3 एंड CEA, ये 3 टेस्ट कराने ही कराने आफ्टर 40, कंपल्सरी है। CA125 ओवेरियन कैंसर के लिए है, CA15.3 ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, CEA इन जनरल एंटीजन है विच इज फॉर कैंसर, दैट यू शुड गेट इट डन। जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे वो कहेंगे अरे इसका कोई रोल नहीं है, मत कराओ, 100 रुपये का टेस्ट है, 200 रुपये का टेस्ट है, गेट इट डन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, करा लीजिए, बेटर है। अवेयरनेस इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये आई होप हमारे ऑडियंस ने लिख लिए हों ये सारे टेस्ट, और आप ये ज़रूर करवाइएगा। डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए, जब भी हम ये बात करते हैं कि भाई कैंसर से बचाव कैसे करें, तो बेसिक 2-3 चीज़ें जो बोल दी जाती हैं कि आप सिगरेट मत पिए, शराब मत पीजिए, तंबाकू मत खाइए, आपको कैंसर नहीं होगा। पर आपकी बातें सुन के हमें और हमारे ऑडियंस को ये तो समझ में आ गया है कि ये सिर्फ 3 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स नहीं हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इनसे कैंसर हो सकता है। अगर मैं इन रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो क्या आप हमें ये रिस्क फैक्टर्स बता सकते हैं जो रोज़ डेली लाइफ में हम जिनसे एक्सपोज होते हैं? और प्लीज़ डाइट भी ज़रूर बताइए कि क्या खाने में कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं जो खा रहे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है? सरवत, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम डेली एक्सपोज रहते हैं। जो सांस हम ले रहे हैं, हवा, नॉर्थ इंडिया में आप देखो ना पॉल्यूशन कितना है। अब AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अब 350 नॉर्मल है। आप फ़ोन उठाओगे, चेक करोगे, 350, 389 हजार्डस, वेरी अनहेल्दी, बट वो नॉर्मल ले लिया लोगों ने। पॉल्यूटेंट्स, जब आप गाड़ी से, अपने स्कूटर से, बाइक से जा रहे हो सड़कों पर, तो जो आप हवा ब्रीथ कर रहे हो, जो गाड़ियों से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, वो नॉर्मल ले लिया है लोगों ने। तो उसमें ज़रूरत है मास्क पहनकर जाने की। वाई? बिकॉज जब हम मास्क पहनते हैं तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हम ले रहे हैं, इन सबसे कैंसर होता है। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर। दूसरा, जो भी सब्जी और फल हम खा रहे हैं, उस पर कोशिश हम ये करें कि ये जो सब्जी और फल हम ले रहे हैं, इनको अच्छे से धोकर खाएं। डाइट जो भी हम लेते हैं वो डायरेक्टली हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है। ऑयल, खाने में जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कोई भी जो तेल होता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो तेल हम लेते हैं वो सीधे हमारे सेल के न्यूक्लियस तक जाता है और एब्जॉर्ब होता है। एवरी ऑयल ड्रॉप गेट्स एब्जॉर्ब्ड। इसलिए कहते हैं कि तेल आपको बदल बदल कर लेना चाहिए। रिफाइंड बंद कर देना आपने उसमें से, डाइट में से रिफाइंड लेकर। और दूसरा, चाहे कितना भी घर में आप कितना भी रुपया कमा रहे हो, कितना भी पैसा कमा रहे हो, ऑयल बार बार यूज मत करना। अगर एक बार आपने पकौड़े तले, वो ऑयल उठा के फेंक देना, दोबारा इस्तेमाल मत करना। क्योंकि दोबारा इस्तेमाल करके आपने पैसा तो बचा लिया, बट वो जो पैसा बचाया उसके बाद जो बीमारी हुई उसमें कितना पैसा लगा वो आप सोच नहीं सकते। इसलिए वो ऑयल की शीशी एक बार आपने लिया, यूज किया, जितना आपने जो भी तलना था, जो भी फ्राइंग के लिए यूज हो रहा था, यूज इट ओनली वंस। एक बार यूज किया, हटा के डिस्पोज ऑफ कर दिया, नेवर यूज इट अगेन। 1 महीने जो तेल यूज किया, अगले महीने दूसरा ऑयल यूज करना है। कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे यूज करो एज कंपेयर टू रिफाइंड। ठीक है। तीसरा, जो भी आप पेस्ट यूज कर रहे हो, ब्रश यूज कर रहे हो, उसमें कोशिश करिए कि नेचुरल चीजें ज्यादा हो। नेचुरल पेस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू जितने ये सिंथेटिक पेस्ट चल रहे हैं, जो बाहर की कंपनीज के चल रहे हैं, जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है। अगर वो है तो वो कहीं ना कहीं कैंसर की शुरुआत हो रही है। एक एक स्टेप, कहते हैं ना कि टाइनी स्टेप्स इफ डन कंसिस्टेंटली ओवर टाइम लीड्स टू स्टनिंग रिजल्ट्स। मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। छोटे छोटे स्टेप जब आप लगातार करते हो लंबे समय तक, तो वो अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप आपको जो लेने हैं, अच्छाई वाले या फिर कैंसर वाले, रिजल्ट एंड में या तो कैंसर वाला होगा या एक डिजीज फ्री अच्छी लाइफ होगी, उसको डिसाइड करना है। जंक फूड, ये जो आप बर्गर्स, पिज्जाज, पास्ता, मैदे के पास्ता ले रहे हो, नहीं लेना। जितने भी आप बर्गर्स ले रहे हो, नहीं लेना। जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बर्गर्स खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, नहीं लेना। घर पे बनाओ, घर पे खाओ। बच्चों को खिलाना है, बच्चों को आप अच्छी सेहत देना चाहते हो, आप बच्चों के लिए कमा रहे हो, आप बच्चों के लिए सारी चीजें कर रहे हो। तो अगर कभी बाहर घूमने का मन करे, बाहर जाओ घूमने, खाना खाइए, लेकिन ये सब मत खाइए जहां पर आप समझ आता है अरे एक दिन से क्या होता है।
वो एक दिन से क्या होता है छोड़ना पड़ेगा। एक सिगरेट से क्या होता है, एक बार खैनी खाने से क्या होता है, एक बार तंबाकू खाने से क्या होता है, ये गलत है। डॉक्टर तरंग, मुझे जो ये पैकेट बंद खाने की चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, इन पर भी बहुत डाउट होता है। ये जो रेडी टू ईट आती हैं कि आप घर पे लाइए, इनको बनाइए, आसान तो बहुत है, पर वो कितने महीनों से रखी हैं बाजार में और उनको प्रिजर्व करने के लिए उनमें प्रेजर्वेटिव्स भी डाले जाते होंगे, तभी तो वो पैकेट में या डब्बे में ख़राब नहीं होती हैं। क्या इनसे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है? यस सरवत, जो भी आप पैकेट लेते हो, जिसमें भी आप प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हो, ये प्रिजर्वेटिव्स में केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अब इन पे जब स्टडी होती है, तब इस पे जब हमने जर्नल्स में कई सारे जर्नल्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी देयर आर क्लास 1, क्लास 14, कई सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, कई सारे कलर्स हैं, 140, 40/3, ये सारे कलर्स, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स, ये सब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। और ये सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, अगर आप, तभी कहते हैं ना लेबल पढ़ना चाहिए। कुछ भी अगर आप खा रहे हो, आइसक्रीम भी अगर आप ले रहे हो तो आइसक्रीम में लेबल पढ़ो, पाम ऑयल तो नहीं है, अगर पाम ऑयल है वापस रख दो। और बहुत सारे चिप्स में पाम ऑयल यूज होता है। चिप्स में पाम ऑयल यूज होता है, नहीं लेना चाहिए। इट इज ऑयल अकेली ऐसी चीज है जो आपके सेल में एब्जॉर्ब होती है। ऑयल सोच समझ के लो। अगर पहला स्टेप हेल्थ के लिए सबसे पहला लेना है ऑयल, चाहे कुछ भी हो जाए, तेल में अच्छा लूंगा। मैं उस जगह खाना खाऊंगा जहां पर वो तेल दोबारा यूज नहीं हो रहा। मुझे अगर दिल्ली के छोले भटूरे खाने हैं, मैं वहां लूंगा जहां पर वो तेल दोबारा भटूरे उसी तेल में नहीं तल रहे जिसमें 500 भटूरे तले जा रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। यही करना जरूरी है, यही करना जरूरी है। या तो आप इसको कंट्रोल कर लो या फिर इससे बच जाओ। बट अगेन देयर आर गुड रेस्टोरेंट्स जो कंट्रोल करते हैं, देयर आर गुड रेस्टोरेंट्स जो अच्छा वो करते हैं। सो वन टाइम इट इज ओके, बट 50 बार ये चल रहा है वो ओके नहीं है, वो डेंजरस है। बाहर का खाना, जंक फूड आप कंट्रोल करिए उसको जितना आप कर सकते हैं। शुरुआत तो होगी ना, बिल्कुल। एटलीस्ट अगर शुरुआत भी हो जाए, आई थिंक आप कहते हैं ना छोटी छोटी स्टेप से आप छोटी छोटी जीत ले सकते हो। स्मॉल विंस, टाइनी विंस, वो छोटी छोटी जीत की जरूरत है। एटलीस्ट वो सेटिस्फैक्शन की जरूरत है कि हाँ आज आपने पहला स्टेप टुवर्ड्स कैंसर हीलिंग ले लिया। अगर ये भी ले लिया तो आई थिंक इट इज एन अचीवमेंट। बिल्कुल। चलिए, ये तो ये खाने की चीज़ें हो गई जिनसे कैंसर हो सकता है, पर कुछ खाने की चीज़ें ऐसे भी हैं जो हमारी दोस्त हैं। तो अगर आप वो बता दें कि अगर हम अपनी डाइट में खाने की ऐसी क्या चीज़ें शामिल करें जिनसे कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं हम, या अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर कैंसर से लड़ पाएगा या ऐसी किसी भी बीमारी से लड़ पाएगा। सबसे सस्ता और बढ़िया टमाटोज, इसमें लाइकोपीन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। बट पकाया हुआ, अगर ये हाइब्रिड मिल रहा है तो भी जितना हो सके ऑर्गेनिक, जितना हो सके प्योर, और भिगोया हुआ, बिकॉज इसमें भी अगेन कीटनाशक डला होगा, स्प्रे डला होगा, मैलाथियोन DDT छिड़का होगा। तो भिगोया हुआ जहां पर आपने, जैसे मैंने तरीका बताया कि उसको, उसके थ्रू आप अपने कीटनाशक को वॉश कर सकते हो। सबसे बेस्ट फलों में अमरूद, फलों में केला, फलों में स्ट्रॉबेरी, फलों में ब्लूबेरी। सस्ते फलों में केला और अमरूद। अमरूद एक अकेला ऐसा फल है जिसपे कभी भी कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का होता, सबसे सिंपल। एंड अमरूद अगर आप ले रहे हो तो कभी भी आपको पेट से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होंगी। पपीता जितने भी हैं ये सारे मसालों से पकाए हुए हैं। पपीता जितना हो सके अवॉइड करो। अगर आप ऑर्गेनिक ले सकते हो, जहाँ आपको पता है कि ये पेड़ से टूटा हुआ पपीता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ले सकते हो आप। बट अगर आपको नहीं पता, नहीं लेना। पपीता सबसे ज़्यादा डेंजरस फ्रूट है। तरबूज, खरबूजा, ये जितने भी हैं ये सारे केमिकल से मीठे किए हुए होते हैं। इसमें सैक्रिन के इंजेक्शन डलते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। वो रिस्की है क्योंकि तरबूज को मीठा करने के लिए जितने फल वाले होते हैं ये सब इसमें इंजेक्शन करते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। वो डेंजरस है। अगर नेचुरल पकाया हुआ है तब आप ले सकते हो। कोई और अच्छी सब्जियों में गोभी समथिंग, बट इस पर छिड़काव ना हुआ हो। अगर छिड़काव नहीं हुआ, गोभी इज़ अ वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट। हरी गोभी जो ब्रोकली जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। टमाटर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मटर अगर आप ले सकते हैं, मटर इज़ अ वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट। धनिया अगर आप जितना यूज़ करते हैं, हरा धनिया, वो बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट है। दालों में अगर आप लेना चाहो तो लोबिया आता है। लोबिया आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जितना प्रोटीन अच्छा होगा उतना आपके शरीर में फाइटिंग उसमें अच्छा होगा। जितनी दालें लिया जाए, अगर सिंपल फॉर्मूला बता दूं हर महिलाओं को, ताकि उनका घर में एटलीस्ट एक कैंसर से बचाव के लिए एक पहला स्टेप अगर बताना चाहूँ, जितनी दालें अगर आपको बनानी हैं
रात में भिगो दीजिए दोपहर के खाने के लिए। अगर अगले दिन दोपहर में आपको दालें पकानी है, रात में भिगो दीजिए। एंड रात में भिगोने के बाद उसके ऊपर जितना भी पेस्टिसाइड छिड़का होगा, जो भी होगा, आपने रात से लेकर दोपहर के लिए दाल जो बनानी है रात में भिगो दिया दोपहर तक, फिर उसके बाद धोने के बाद अच्छे से वॉश करके फिर आप उसको पका दीजिए। दैट इज पावरफुल। ये मत करिए कि प्रेशर कुकर में जो आप दाल बनाने जा रहे हैं 15 मिनट पहले भिगोया एंड उसके बाद इमीडिएट बना दिया, वो मत करिए। इसलिए मत भिगोइए कि राजमा और छोले अगर आपको भिगोने हैं जस्ट कि भिगो दिए तो जल्दी से अच्छे पक जाएंगे, वो रीज़न नहीं है। भिगोना इसलिए कि उसके ऊपर जो भी छिड़काव हुआ है वो अच्छे से वॉश हो जाए, उसके लिए भिगोइए। ये बहुत काम की टिप दी आपने, क्योंकि हमको जब दाल बनाते हैं 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा भिगो दिया फिर पका दिया। ये आपने सही, क्योंकि हर दालों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन। वो पेक्टिन को रिमूव करने के लिए, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, हमेशा रात की दाल सुबह भिगो दीजिए। अगर आपको रात में दाल चावल खाने हैं, दाल रोटी खानी है, सुबह भिगो दीजिए दाल, और सुबह की भिगोई हुई दाल रात में बनाइए। दोपहर में खानी है दाल, रात में भिगो दीजिए। रात में भिगोकर अगले दिन दोपहर तक वो भीगी रहेगी। दोपहर में आप ताज़ी ताज़ी बनाइए, घर में जब सब आए हैं फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। रखा हुआ मत करिए, माइक्रोवेव मत करिए, गर्म भी करना है। ये इजी चीज़ें जितनी हम हो रही है ना, जैसे फास्ट फूड हो गया, जल्दी पकाया जल्दी खा लिया, 2 मिनट में तैयार हो गया कुछ चीज़, जल्दी से खा ली, पेस्टिसाइड वाली चीज़ें खा ली, ये ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करती हैं। उस समय जब भी कोई घर में खाना खा रहा है, गर्मा गर्म दाल बनाई, गर्मा गर्म रोटियां बनाई, उसी समय आपने खिला दी। रखी हुई सब्जी बनाने के बाद फिर 2 बजे बनाई, 4 बजे खिला रहे हो। अगर सामने वाले को खाने की आदत 4 बजे की है, आप 4 बजे फ्रेश बनाओ, फ्रेश खिला दो, इफ दे कैन नॉट कंट्रोल द टाइम। डॉक्टर साहब, ये तो हम लोगों ने बचाव पे बात कर ली, अब आते हैं थोड़ा कैंसर के इलाज पर। जी। इम्यूनोथेरेपी ये एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो कैंसर में दिया जाता है, पर बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। कीमोथेरेपी का तो बहुत लोगों ने जिक्र सुना है, लोग समझते भी हैं कीमोथेरेपी क्या होती है। ये इम्यूनोथेरेपी क्या है? एक्चुअली लोगों को यही पता है कि कैंसर का मतलब 3 इलाज होते हैं, सर्जरी, या तो ऑपरेट करा लो, या कीमोथेरेपी, या फिर रेडियोथेरेपी। 4th मोडालिटी होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग करते हैं वो कैम्प बेस्ड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ये हर्ब बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की इम्यूनिटी है, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, जिसमें नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं सरवत, की ऑन अ लेमेन्स टर्म, मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते रहे असर नहीं हुआ, वैसे काम करती है। नॉर्मल सेल इतने ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं जो कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। अगर मैं कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कंपैरिजन बताऊं, तो फर्ज करिए कि किसी एक घर के अंदर टेररिस्ट घुस गए, या मान के चलिए किसी एक जगह के अंदर टेररिस्ट घुस गए। अब वहां पर सिविलियंस है, 1000 सिविलियंस है, और 6 टेररिस्ट ने मिलकर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करी। तो सोचिए मास डैमेज करेंगे वो। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि या तो वो आए और उस जगह पर बम गिरा दें उन 6 टेररिस्ट को मारने के लिए, बट वो 6 टेररिस्ट मारने के चक्कर में 1000 में से 500 लोग मारे जाएंगे, ये एक ऑप्शन जी। बट वो 6 टेररिस्ट मर गए, पर्पस पूरा हो गया। दूसरा ऑप्शन है जो अंदर 1000 नॉर्मल सिविलियंस हैं, उनको हमने शस्त्र देने शुरू किए, उनको हमने किस तरीके से एनर्जी देनी शुरू करी, उनको हमने किस तरीके से वो अस्त्र शस्त्र देने शुरू किए कि वो इतने सक्षम और स्ट्रांग हो जाए कि जैसे भी हो सके वो लड़ लें, राइट। और उन्होंने 1000 लोगों ने मिलके 6 लोगों को खत्म कर दिया। अब जो 1000 लोगों ने 6 लोगों को खत्म किया वो इम्यूनोथेरेपी है। और जो आपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किया, जहां पर आपने इतना मास डैमेज किया कि कैंसर के सेल जो टेररिस्ट है उनको तो मार दिया, बट उसके साथ साथ सिविलियंस जो नॉर्मल सेल है उनको भी मार दिया, ये कीमोथेरेपी है। गॉट इट। यही मैं बेसिक फर्क जानना चाह रही थी दोनों में क्या है। क्योंकि कीमोथेरेपी से आप नॉर्मल सेल मरते ही मरते हैं, इसलिए लोगों के साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, उल्टी होना, वीकनेस होना, भूख ना लगना। ये सारे के सारे हमारी जो इम्यूनोथेरेपी होती है जो हम लोग देते हैं कैंप में, वो नहीं होती। तो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी साथ में ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। आपको 2 चीज़ें चाहिए, पहला कीमो के साइड इफेक्ट्स ना आए, दूसरा कैंसर जो भी हील हो, जो भी ठीक हो, या जो भी रिकवर हो, वो जड़ से खत्म हो। तो अगर कैंसर को जड़ से खत्म करना है या फिर एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीना है, आप कैंसर कीमोथेरेपी के साथ चलाते रहो। पैरेलल चलते हुए इसके 2 फायदे होंगे, कीमोथेरेपी के जितने साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, दूसरा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। मान के चलिए स्टेज 4 कैंसर ठीक नहीं होता, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ तो जिएगा,
लॉन्जिविटी तो आएगी। डॉक्टर तरंग, जैसे कीमोथेरेपी मैंने देखा है वो आईवी के थ्रू दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी कैसे दी जाती है? हमारी जो इम्यूनोथेरेपी है कैम बेस्ड है। कैम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ये इंट्रावीनस नहीं दी जाती, ओरली दी जाती है। दीज आर हर्ब बेस्ड ट्रीटमेंट जिसको ओरली लिया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, नॉर्मल सेल एक्टिव करता है और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म करते हैं। द गुड थिंग इज इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। कोई हेयर लॉस नहीं होगा, कोई नोजिया नहीं होगा, कोई उल्टी दस्त नहीं होंगे, कोई वजन कम नहीं होगा, कोई भूख खत्म नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाट एवरी पेशेंट वांट्स, कि कम से कम लोग कैंसर से परेशान नहीं होते, कैंसर के ट्रीटमेंट से परेशान हो जाते हैं। समय पैसा खराब होता है एंड कंडीशन डिटरेट हो जाती है। मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, आप कराते रहो, बट उसके साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ट्रीटमेंट आपने साथ में ले लिया, ताकि एटलीस्ट आपने कीमो के साइड इफेक्ट्स को भी कंट्रोल कर लिया, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया, दूसरा इतना सक्षम कर दिया इम्यूनिटी को कि वो फाइट बैक कर दिया बीमारी से। क्या हर कैंसर पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले सकता है, या फिर आपके कुछ आइडियल पेशेंट्स होते हैं कि आप इनको ही इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं और इन पेशेंट्स के लिए ये नहीं बनी है? कौन से पेशेंट्स को हम नहीं दे सकते? जहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पर आंतों में ब्लॉकेज आ गई है, वहाँ सर्जरी मैंडेटरी है। जहाँ पर घाव है जो फटने को हो रहा है, वहाँ पर मैंडेटरी है कि आपको उसको रिमूव कराना पड़ेगा। या फिर कुछ ही कैंसर्स हैं जहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट नहीं काम कर सकता, बट अदरवाइज इट वर्क्स फॉर मेजरली ऑल कैंसर्स। वाई? बिकॉज आप इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहे हो। अगर नॉर्मल सेल रिवाइव हो सकते होंगे, बिल्कुल रिवाइव होंगे। अगर देखा ये भी गया है कि जब कोमा में होता है पेशेंट, हम नहीं दे सकते। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हम जैसे कोई छोटे बच्चे हैं जिसमें वो दवाई लेने को तैयार नहीं है, ओरली नहीं ले सकते, उसमें नहीं दिया जाता। फर्ज कीजिए डॉक्टर साहब कोई कैंसर पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं? क्या पूरी जर्नी होती है कि मेरा आइडियल पेशेंट है, इसको मैं इम्यूनोथेरेपी दे सकता हूँ? वो पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है? कोई भी पेशेंट जब आता है तो दो चीज़ों के साथ आता है। कई पेशेंट हैं जो बायोप्सी कराते हैं, कई पेशेंट हैं जो बायोप्सी नहीं कराते हैं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको कीमोथेरेपी करानी है तो आपको बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप कैंसर को जितना छेड़ोगे उतना फैलता है, राइट? सो अगर आपने बायोप्सी नहीं कराई तो पेट स्कैन होना ज़रूरी है। पेट सिटी स्कैन मतलब पूरे बॉडी का स्कैन होता है, जिससे आप ये कंफर्म कर लेते हो कि बीमारी कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। अगर आपने पेट सिटी स्कैन कराया हुआ है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वाई? बिकॉज दैट इज शोइंग कन्फर्मेटरी कि कैंसर का कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है और विच आर द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन कैंसर। एक नॉर्मल टेस्ट आता है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक सुई होती है जिसके थ्रू आप वहाँ से उसका टिश्यू लेते हो एंड वो जांच के लिए भेजते हो, एस्पिरेट करते हो और एस्पिरेट लेकर उसको जांच के लिए भेजते हो। उस एस्पिरेट से आप कंफर्म कर लेते हो कि उसमें कैंसर है या नहीं है। जब आपने FNAC कराया उससे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। FNAC रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, पेट सिटी स्कैन रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। एक बार जब वो असेसमेंट हुआ फिर उसके बाद पेशेंट का देखा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, किस स्टेट में है, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, व्हाट आर द कंप्लेंट्स दैट पेशेंट इज हैविंग। उसके असेसमेंट के बाद एंड देन वी चूज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसके लिए बेहतर होगा जो उसको रिकवर कर सके। ओके डॉक्टर तरंग, इससे पहले हम इंटरव्यू अपना ख़त्म करें, मैं आपके मुंह से कुछ बातें बुलवाना चाहती हूँ। जब भी हमारे देश में किसी परिवार में किसी को कैंसर होता है, ये अपने आप में बहुत दुखद बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर वहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कैंसर का इलाज भी हो सकता है। कैंसर के साथ, उस इलाज के साथ भी एक बेहतर ज़िंदगी जी जा सकती है। अगर आप अपने शब्दों में ऐसे जो ऑडियंस है जिनके परिवार में किसी को कैंसर है या उनको कैंसर डायग्नोस हो गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर हो गया तो उसको हुआ ना समझें। कैंसर हो गया तो ये ना समझें कि ये मृत्यु का पर्याय है और आप नहीं बचोगे। कैंसर को एक आम बीमारी की तरह लेना है। कैंसर में आप रिकवर भी हो सकते हो, कैंसर में आप ठीक भी हो सकते हो। जहाँ आप इसको हुआ समझ लेते हो, जहाँ आप इसको समझ लेते हो कि कैंसर हो गया मतलब मरना निश्चित है, वो मत करिए। दूसरा, जब आपको कोई डॉक्टर कहता है कि अब आप नहीं बचोगे, ये मत सोचिए कि वो डॉक्टर जज हो गया, जस्टिस हो गया कि अब नहीं हो गया तो अब आपका समय आ गया है। ये मत करिए। अपने हिसाब से एक अगर ओपिनियन हो सकता है तो इट्स सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन लीजिए एंड देखिए कि क्या क्या आप कर सकते हो। एंड कैंसर को एक आम बीमारी की तरह जब आप लाइटली लोगे और घर में वो हवा और रोना पीटने का माहौल, ठीक है, आपको एक दिन इमोशनल सेटबैक लगा, आप रोए, ठीक है, अगले दिन से कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ, क्या क्या आप कर सकते हो जो आपके मरीज के लिए सही है और आप कैसे इससे बाहर आ सकते हो। जब आप इस जंग को ऐसे करके जीतते हो कि कैंसर से हमें लड़ना है और बाहर निकलना है, तब ऐसा होगा नहीं कि कैंसर आपको हरा दे। सो स्टे काम, कंपोज्ड एंड कैंसर ठीक हो जाता है भाई। आप
या रिकवर हो जाता है या फिर आप अच्छे से जी सकते हो, बट ठंडे दिमाग से डिसीजन लो। थैंक यू सो मच डॉक्टर तरंग। ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट अब ये इंटरव्यू हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, हमें इतनी काम की जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर हमारा जो ऑडियंस हमें सुन रहा है उसे कैंसर से जुड़ी कुछ बहुत नई जानकारी मिली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चली जो हमें पहले मालूम ही नहीं थी, और अगर इनका ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक हम कैंसर से बच भी सकते हैं। तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।